डॉक्टर साहब जब खाना खाने के लिए कैबिन से बाहर नहीं आए तो उसकी माँ अंदर ही पहुंच जाती है खाना लेकर और कहती है कि बेटा देखो कब तक मरीजों को देखते रहोगे, ये लो पहले खाना खा लो, तुम्हारा टाइम हो गया है। लेकिन जैसे वो डॉक्टर साहब के पास जाती है तो सामने जो मरीज बैठा हुआ था वह उस महिला को देखते ही यानी डॉक्टर साहब की माँ को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कुछ नहीं कह पाता, केवल उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो डॉक्टर होता है यानी जिसकी वो माँ थी वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और जब अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है और इस तरह से क्यों आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर माँ उसे एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनने के बाद वह पूरी तरह से भावुक हो जाता है। क्या थी ऐसी कहानी और क्या था किस्सा, पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको एक दुखद घटना के बारे में बताना है जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हो गई है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं समाधान पाटिल जी जलगांव महाराज से, वो हमारी ज़्यादातर वीडियोस पर अपना कमेंट दिया करते थे, लेकिन उनके छोटे भाई का निधन हो गया है और ये बहुत ही दुख की बात होती है जब बड़े भाई के सामने छोटा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो समाधान पाटिल जी आप हौसला रखें, देखो ये जो कुछ भी हुआ है ये ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर वाला जब चाहे जन्म दे सकता है, जब चाहे हमें इस दुनिया से विदा भी कर सकता है। तो आप इन बातों को लेकर बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये ना रखें कि भाई ऐसा होगा अब क्या होगा, क्योंकि संसार चलता रहता है, समय की गति कभी भी नहीं रुकती है। बड़ा ही दुखद था, मैं उनके कमेंट नहीं पढ़ पाया। बड़े भाई ने मुझे बताया क्योंकि फ़िलहाल मैं भी थोड़ी सी परेशानी से जूझ रहा हूँ, तो इसीलिए उनके कमेंट वगैरह मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। तो समाधान पाटिल जी हौसला रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी स्टार्ट होती है झारखंड के धनबाद से। झारखंड के धनबाद में एक सुमन नाम की लड़की रहा करती है। सुमन जिसके माता पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और वह अपने मामा मामी के यहाँ पर रहा करती है। उसके जो मामा मामी होते हैं वह अब उसे घर का काम करवाया करते हैं, दिन भर काम में लगाए रखा करते और अपने बच्चों की तरह नहीं रखा करते हैं, यानी कि उसके लिए थोड़े पुराने कपड़े या सस्ते कपड़े लाया करते, अपने बच्चों के लिए महंगे कपड़े लाया करते। अब स्टार्टिंग में जब सुमन छोटी होती है तो उसे महसूस नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतता है तो सुमन को महसूस होने लगती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद मैं अपने पति के घर जाकर अपना घर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर उसे फील नहीं होता था कि उसका अपना घर है। धीरे धीरे जब वो शादी की योग्य होती है तो उसके बाद उसके मामा उसके लिए बिना दहेज का रिश्ता ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें एक रिश्ता मिलता है। रिश्ता जो कि एक सतवीर नाम के व्यक्ति का था, जिसकी उम्र सुमन से वैसे तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी इतना बुढ़ा नहीं था, यानी कि इतना बुढ़ा उसे नहीं कह सकते। उसकी दूसरी शादी सुमन के साथ होने वाली थी। वो दहेज बिल्कुल भी नहीं लेता और उसका एक बेटा भी था। अब सुमन को पहले तो बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अब इसके साथ कम से कम ये तो है, अपना घर तो होगा, इसी के साथ शादी कर लेती हूँ। यहाँ पर जो सुमन होती है वह उसके साथ शादी कर लेती है और शादी करने के बाद जैसे घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर कार्तिक नाम का उसका एक लड़का था जिसकी उम्र महज अभी 2 साल थी और इसी वजह से उसे शादी करना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे की देखरेख वो अकेले नहीं कर पा रहा था। मेहनत मजदूरी किया करता था, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। लेकिन किरण की फूटी किस्मत, सुमन की फूटी किस्मत कि जैसे शादी को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद उसका पति एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ये सब कुछ होता है तो सुमन की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी और उसके बाद वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। लेकिन इधर जो गांव वाले होते हैं और यहाँ पर इसके जो परिवार वाले होते हैं, वो लोग गांव वालों की बातों को सुनते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पर तो अपने माता पिता को खा गई बचपन में ही, और अब देखो शादी की है तो 6 महीने बाद पति को खा गई। अब इस बच्चे को भी न जाने रखेगी या नहीं रखेगी, न जाने क्या होगा। इस बात को जब उसके परिवार वाले सुनते हैं तो यहाँ पर जो सुमन का जेठ होता है, यानी कि उसके पति का जो बड़ा भाई था, वह इस बात को सुनकर उसे खरी खोटी बातें सुनाने लगता है कि खा गई मेरे भाई को और किस किस को खाएगी, निकल जाए यहाँ से, तू तो कुलच्छनी है, तू मनहूस है पूरी तरह से और तूने ऐसा ऐसा कर दिया। ये बातें स्टार्टिंग में सुमन सहन करने लगती है, लेकिन उसके बाद उसकी सास भी, उसका जेठ भी, उसकी जेठानी भी, सभी लोग खरी खोटी बातें उसे सुनाने लगते हैं। अब यहाँ पर जो सुमन होती है वह घर छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाती है, क्योंकि
उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर कहा सुनी ही इतनी कर दी थी। उसके बाद जब वो घर छोड़कर जाने लगती है तो यहाँ पर जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि भले ही बच्चे को यहाँ पर छोड़ जा, लेकिन तू यहाँ से चली जा। तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं, बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक परिवार मिला है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ और इस बच्चे को मैं अपने साथ रखूंगी। तो जो जेठ होता है वो सोचता है कि चलो अच्छा है, बच्चे को साथ लेकर जा रही है, कहीं भी कुछ भी हो हमें क्या मतलब है, कम से कम ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम आ जाएगी, जो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के नाम पर एक तो गांव के बाहर उनका एक प्लाट था और गांव के अंदर एक छोटी सी जमीन थी, जिस जमीन को उन्होंने जमीन पर घर बना रखा था। अब उसके बाद यहाँ पर जो सुमन होती है वह अपने बच्चे को लेकर यानी कि कार्तिक को लेकर वहाँ से पासी के शहर हैदराबाद में चली जाती है, क्योंकि हैदराबाद के पासी का गांव था। तो वहाँ पर जाकर अब सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और इसी सोच विचार में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने बच्चे की भरण पोषण अपने दम पर करूँ, क्योंकि वैसे तो सौतेली माँ है, लेकिन 6 महीने अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहने के बाद उसे एक लगाव सा हो गया इस बच्चे से। स्टार्टिंग में क्योंकि गाँव वाले बातें बना रहे थे जब उसकी शादी हुई थी कि भाई सौतेली माँ है, बच्चे की तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन ये बातें कहीं से उसके कानों में पड़ जाती हैं और उसने अकेलापन देखा था, तो इसीलिए वह उस बच्चे को अपनाने का फैसला कर लेती है और पहले अपने पति से बोल देती है कि हम इसके अलावा कोई और बच्चा नहीं करेंगे। तो इसी वजह से उसके पति ने चारों तरफ ये बात फैला दी थी कि मेरी पत्नी इसी बच्चे को अपना बच्चा बनाकर पालेगी और कोई और बच्चा उसे नहीं चाहिए। तो सुमन जो कि बहुत अच्छी थी, उसने अपने बच्चे को अपनाया था, उस बच्चे को अब पालने पोसने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वह कई जगह पर काम देखती है, लेकिन सुमन जवान थी, खूबसूरत थी, तो उसे गलत निगाहों का सामना भी करना पड़ता था। फिर भी वो जैसे तैसे करके घूमते घूमते एक महिला के घर पर पहुंच जाती है जो कि सिंगल मदर थी, यानी कि उसका भी पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन फर्क इतना था कि उसके पास अच्छी नौकरी थी और उस नौकरी को करके वह अपने बच्चे का भरण पोषण आराम से कर सकती थी, लेकिन अभी बच्चा छोटा था तो उसकी देखरेख के लिए उसे एक ऐसी महिला चाहिए थी जो उसके बच्चे की देखरेख कर सके। अब इस बात को सुनकर जो सुमन होती है वह उसके पास जाती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे की देखरेख कर लूंगी, लेकिन शर्त यह होगी कि मेरा बच्चा भी साथ में यहीं पर मेरे पास आएगा, क्योंकि उसे भी मैं कहीं पर नहीं छोड़ सकती। अब तक उसने किराए का कमरा ले रखा था और उसके अंदर अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। और यहाँ पर जब वह महिला सुनती है तो कहती है कि ठीक है, तुम अपने बच्चे को भी यहीं पर ले आओ। अब दोनों बच्चे हम उम्र के थे और सुमन दोनों बच्चों को उसी घर के अंदर, आलीशान घर के अंदर खिलाया पिलाया करती है और दिन भर उनका ख्याल रखा करती है। शाम के समय जब मैडम आया करती है तो उसके बाद सुमन चली जाया करती है अपने बच्चे को लेकर। 2-4 दिन वह उस पर निगाह रखती है कि भाई कैसे बच्चे को खिलाती है। तो जो सुमन थी वह अपने बच्चे की तरह ही उस बच्चे को भी ट्रीट किया करती थी और बिल्कुल भी भेदभाव दोनों में नहीं किया करती थी, क्योंकि मैडम ने छुप छुप कर कई दिन देखा था कि पीछे से कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों को टॉर्चर वगैरह करती हो, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। जब मैडम को विश्वास हो जाता है कि भाई ये अच्छी है और अच्छी तरह से बच्चे का ख्याल रखेगी, तो उसके बाद एक दिन शाम के समय उससे कहने लगती है कि सुमन तू कहाँ रहा करती है। तो वो कहती है मैम साहब, पड़ोस में जो गरीब बस्ती है उस गरीब बस्ती के अंदर हमने किराए का कमरा ले रखा है, दोनों माँ बेटे ने। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम दोनों ही हो एक दूसरे के, और कोई नहीं है तुम्हारा। तो वो कहती है कि नहीं मैम, और कोई होता तो बच्चे को साथ लाने की क्या जरूरत पड़ती। उसके बाद वो पूछने लगती है कि क्यों, कोई और क्यों नहीं है। तो यहाँ पर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो अमीर महिला होती है वो कहने लगती है क्या हुआ, कुछ गलत पूछ लिया क्या? अगर गलत पूछ लिया तो माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन तभी जो सुमन है वो बताती है नहीं मैम साहब, गलत तो नहीं पूछा, लेकिन मेरी कहानी इतनी दर्द भरी है कि मेरी आंख में आंसू आ गए। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि बताओ तो क्या कहानी है तुम्हारी। तो इस बात को सुनकर जो सुमन है वो अपनी मैम साहब को कहानी सुनाने लगती है, लेकिन जैसी पूरी बातों को कि अब तक उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बीता है, ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया ऐसे ताने मार मार कर, और गांव वाले भी ये कहा करते कि मनहूस है, इसने तो अपने माता पिता को इस दुनिया से विदा करवा दिया और अब अपने पति को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा कह कर गाँव वालों ने भी उसे गाँव से निकलने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद वह अपने बच्चे की देखरेख खुद अकेले ही कर रही है। ये सारी बातें सुनकर मैम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि कितना दर्द अपने सीने में छुपाकर बैठी हो और बिल्कुल भी किसी को महसूस नहीं होने देती। चेहरा हंसता रहता है तुम्हारा और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा है। अगर ऐसी बात है ना तो तुम आज से यहीं पर रहो, अपने बच्चे को मेरे साथ ही रखो और बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि मैम साहब ज़्यादा कोई तमन्ना नहीं है, बस मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती है चिंता मत करो, पढ़ाई लिखाई की तो
बात है, जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा उसी में मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी तो दोनों छोटे हैं और यहाँ पर अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, रहने की ना खाने की, बस घर को संभाल लेना और मेरे बच्चे को और अपने बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लेना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुमन है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद दोनों के दोनों उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो सुमन होती है वह उस करोड़पति महिला के साथ में ऐसे घुल मिल जाती है जैसे कि मानो दोनों सगी बहनें हों, और दोनों बच्चों को देखकर कोई ये बता नहीं सकता था कि ये किसका बच्चा है, यानी कि पहचान में आना बिल्कुल ही मुश्किल था। और दोनों बच्चे एक से कपड़े पहना करते, एक ही स्कूल में जाया करते और एक साथ पढ़ा करते। धीरे धीरे उनकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होती है और स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वह आगे की पढ़ाई करने लगते हैं। जो मालकिन का बेटा होता है वह तो विदेश चला जाता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। इधर जो दूसरा बेटा होता है, यानी कि जो नौकरानी का सुमन का बेटा था, वह डॉक्टरी की तरफ रुझान उसका होता है, तो डॉक्टरी करने के लिए वहीं पर कोर्स करने लगता है। जो मालकिन होती है वो दोनों के लिए पैसा खर्च करती है और वो लोग अभी तक भी वहीं पर रहा करते हैं। काफ़ी दिन उनको वहाँ पर रहते रहते हो गए हैं और धीरे धीरे जब कुछ दिन और बीतते हैं और दोनों मालकिन और नौकरानी बुजुर्ग होने लगती हैं, तो उसी समय जो बच्चे होते हैं वह अब कामयाब हो चुके थे। दोनों बच्चे कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होने के बाद यहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर दोनों बच्चों की शादी कराने के बारे में सोचने लगती हैं। अब जब शादी कराने के बारे में सोचती हैं तो उसके बाद वो लोग भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों बच्चों की अलग अलग लड़कियां ढूंढकर शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो लड़का होता है उसने हॉस्पिटल खोल रखा था, तो हॉस्पिटल के ऊपर ही वह रहने का एक छोटा सा जुगाड़ था, यानी कि घर था जिसके अंदर वो उसका डॉक्टर का परिवार रह सकता था। तो वह उसी हॉस्पिटल के ऊपर रहने के लिए से अपना सिस्टम सेट कर लेता है और वहीं पर रहकर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। इधर जो दूसरा लड़का होता है मालकिन का, वह भी उसे उसी घर के अंदर रखने लगता है, अपनी पत्नी को भी, और वहीं से नौकरी करने लगता है बड़ी बड़ी कंपनियों में और अच्छी तरह से दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भी आया करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है ना सुमन, उसे अपना बेटा इतना प्यारा लगा करता है क्योंकि वह भी उसकी हर एक बात को माना करता है। तो उसके बाद वह जब काम किया करता है हॉस्पिटल में, तो कई बार क्या होता है कि वह खाना खाना टाइम पर भूल जाता है और ये बात जब अपने बेटे चिराग की कार्तिक की उससे पता चलती है, यानी कार्तिक की जो पत्नी थी वो बताती है कि वो तो खाना ही नहीं खाते, कई बार तो भूल जाते हैं। तो उसके बाद माँ जो होती है वो कहती है कि ये जिम्मा मेरा रहा और मैं खुद उसे खाना खिला कर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो इसीलिए जब भी खाने का टाइम होता था तो माँ अपने हाथ में टिफिन लिया करती, लिफ्ट लगी हुई थी, लिफ्ट से उतरकर नीचे वाले फ्लोर पर आया करती जहाँ पर बेटा ओपीडी देखा करता था और वहाँ पर जाकर किसी को भी तरफ ना देखते हुए सीधा अपने बेटे के कमरे में घुस जाती है और जाकर वहीं पर टेबल पर खाना खोलकर रख देती है। कहती है कि बेटा मरीजों को छोड़ो, सबसे पहले तुम खाना खा लो। तो बेटा भी माँ को देखकर मुस्कुराता है और ये चीज़ बेटे को अच्छी लगा करती है, तो इसीलिए वो ज़्यादातर अपना खाना खाया ही नहीं करता टाइम पर और टाइम होने पर अपने आप ही माँ आ जाती। तो इस बात को देखते हुए बड़ा एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। लेकिन तभी एक दिन जब ऐसे ही होता है कि बेटे ने खाना नहीं खाया था और माँ उस खाने को लेकर आई थी, तो उसी दौरान जब आकर खाना खोल देती है तो सामने जो मरीज बैठा हुआ था उससे जब ये कहने लगता है बेटा कि ऐसा करो आप थोड़ी देर बाद आना, मैं खाना खा लेता हूँ, मेरी माँ मुझे भूखा नहीं देख सकती, ऐसा वह इतराते हुए कह रहा था। लेकिन तभी जो सामने बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था वह एकदम से जब उसकी माँ को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी माँ थी वह और कोई नहीं उसके छोटे भाई की पत्नी सुमन थी। यानी कि सामने जो सीट पर मरीज बैठा हुआ था वह और कोई नहीं इस सुमन का वो जेठ था जिसने उसे ताने मारे और घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वह जब देखता है कि सुमन यहाँ पर और ये उसका बेटा है तो उसके बाद हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। इधर जब सुमन उसकी तरफ देखती है तो जब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह हाथ जोड़ लेता, कुछ कह नहीं पाता है। तो उसके बाद जो सुमन होती है, हालांकि वो बुजुर्ग हो चली है, उसका बेटा भी है और बेटा भी डॉक्टर बन चुका है, तो एकदम से अपना साड़ी का पल्लू अपने सर पर ढकती है और कहती जेठ जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सामने वाला बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि कौन सा जेठ और कैसा जेठ, मैंने तो तुम्हारे साथ जेठ जैसा कोई व्यवहार ही नहीं किया, मैंने तो तुमसे दुश्मनी रखी थी, तो मैं तो तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनकर जो सुमन होती है मुस्कुराती है, कहती है कि जेठ जी अगर आप ना होते तो उस दिन मैं उस गांव को छोड़कर नहीं आती और उस गांव को छोड़कर नहीं आती तो आज मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर नहीं होता।
मैं आपको गलत समझती ही नहीं हूँ। हाँ, उस टाइम पर तो मुझे गलत लगा था कि आप ऐसा ऐसा मेरे से कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगता, क्योंकि ये विधि का विधान था कि आपने उस टाइम पर मुझे जलील किया और मैं इस जलालत को सहन नहीं कर पाई और घर को छोड़कर निकल आई। अगर मैं नहीं निकल कर आती तो मेरा बेटा इतना अच्छा शायद गाँव में तो कभी भी नहीं पढ़ पाता। इस बात को सुनते हुए भी यहाँ पर जो जेठ होता है वह एकदम से भावुक हो जाता है और एकदम से उसके पैर पकड़ लेता है। कहता है कि तुम औरत नहीं, तुम तो देवी हो, जिसे लोग मनुष्य कहा करते थे, और मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जिसे तुमने एक क्षण में माफ कर दिया। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए। पैरों को पकड़ने नहीं देती है और कहती है कि जेठ जी आप मुझ पर पाप चढ़ाओगे क्या। ऐसा कहकर वह उससे मना कर देती है। और उसके बाद जब बेटा होता वो अभी तक इन बातों को सुनकर कंफ्यूज है कि आखिर ये बात क्या हो रही है। थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो तो बचपन से ही शहर में ही पला बड़ा था और उसे तो ये पता था कि भाई हम लोग शहर में रहा करते हैं और यहाँ पर जो दूसरे लड़के की माँ थी वह उसकी माँ की बहन है। तो इस बात को सोचकर वह कहने लगता है कि माँ ये सब हो क्या रहा है और कौन है ये बाबा। तो उसके बाद वह बताती है कि बेटा ये तुम्हारे ताऊजी हैं। अब इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहने लगता है कि माँ जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे कोई ताऊजी भी हैं। तो उसके बाद वो कहती है बेटा बताती कैसे, इन लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था और मैंने कभी ना जाने का फैसला किया था, लेकिन आज अचानक से सामने आ गए और इसी वजह से ये बात तुम्हारे सामने खुल गई। तुम फलाने गाँव के रहने वाले हो, वहाँ पर तुम्हारे पिता थे और मेरी शादी के इतने दिनों बाद तुम्हारे पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैंने तुम्हें पाला पोसा और यहाँ पर अपने साथ रखा। तो इस बात को सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वह अपने ताऊजी की तरफ देखता है तो उसी समय जो ताऊजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा एक और छोटी सी बात तुम्हें नहीं बताई है तुम्हारी माँ ने, दरअसल तुम इसके असली बेटे नहीं हो। अब इस बात को सुनकर बेटा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ताऊजी आप कह क्या रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, मेरे छोटे भाई की जो पहली शादी हुई थी उसकी जो पत्नी थी तुम्हारी असली जो माँ थी उसका नाम माया था, और माया जब तुम्हें जन्म दिया था तो जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उसे एक बीमारी होती है और उस बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ मत लाओ, क्या होगा ये होगा, लेकिन फिर भी जो हमारा भाई है वो नहीं मानता है और तुम्हारी माँ से, यानी जो फिलहाल तुम्हारी माँ है, उससे शादी करके आ जाता है और उसके बाद यही तुम्हें अपने पास रखती है, वरना हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि भला तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं ताऊ जी, आपको क्या बीमारी हुई है। तो वो कहता है कि बेटा कुछ नहीं, जिस तरह से हमने किया था उसका फल भोग रहे हैं। मेरा बेटा जो कि पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिली, नौकरी ना मिलने की वजह से वह अब शराब वगैरह पीने लगा है और शराब पीकर हमें पिटाई लगाया करता है। इसी गम के कारण दिल में दर्द होता है और इसी दर्द की दवा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इस बात को सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं, दवाई तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ऐसी बात है तो आप ऐसा करना, वो जो आपका बेटा है वो मेरा भाई तो लगेगा, बड़ा भाई है, उसको मेरे पास भेज देना और मैं अपने हॉस्पिटल में उसे कोई ना कोई नौकरी जरूर दे दूंगा। इस बात को सुनकर वह उसकी दवाई वगैरह ले लेता है और दवाई लेकर घर जाकर बताता है अपने गांव में। तो गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं और गांव के कुछ लोग जिन्होंने उसे मनहूस कहा था सुमन को, वह एकदम से एक दिन हॉस्पिटल पर आ जाते हैं सभी इकट्ठा होकर और वहां पर सुमन से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सुमन किसी को दोषी समझती नहीं है और कहती है कि तुमने जो किया वो मेरे भले के लिए किया था, तो मैं भला तुम्हें दोषी कैसे मान लूं। ऐसा कहकर सुमन सभी के दोष को एकदम से दूर कर देती है और वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं। और इसके बाद जो लड़का होता है, आज के समय में उसके हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ है वो उसके अपने गांव से है और सभी लोग उसको डॉक्टर साहब कहा करते हैं और अच्छी तरह से उस काम को किया करते हैं। उसके परिवार के यानी कि ताऊ के 2 लड़के थे, दोनों के दोनों हॉस्पिटल में काम किया करते हैं। कोई रिसेप्शन को संभालता है तो कोई ये जो रहते हैं कि मेडिक्लेम वगैरह होते हैं उसके डिपार्टमेंट को संभालने देखभाल करने की काम करता है। तो यहाँ पर अब वह अपने गांव भी जाया करता है, गांव की उन गलियों को देखा करता है कि भाई मेरा भी गांव है, क्योंकि बचपन से उसे लगा करता था कि मेरा भी कोई गांव होता तो गांव में रहने का अलग ही मजा है। तो इसके बाद वह अपने गांव में ही एक छोटी सी कोठी बनाता है और उस कोठी के अंदर अपनी माँ के साथ रहने लगता है। जब हॉस्पिटल का काम हुआ करता तो हॉस्पिटल पर आ जाता है, वरना माँ को उसी गाँव में रखता जहाँ पर लोग उसे मनहूस कहा करते थे। और अब लोग आया करते हैं उसके बेटे के पास रात के समय में दिखाने के लिए और उसकी माँ को खूब दुआ दिया करते हैं। तो दोस्तों ये थी सुमन की कहानी,
जिंदगी में जितने कष्ट सहे, उन कष्टों को सहने के बाद भी अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया और आज वो सुख भोग रही है। तो आप क्या कहना चाहते हो सुमन के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।